हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का क्लास 11th एंड क्लास 12th के हिंदी माध्यम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म विक्रम सिंह पर। बच्चों, मैं मैथ का टीचर दीपक आप सभी का बहुत बहुत हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन क्लास में। बच्चों, आज हम क्लास 11th की मैथ के पहले चैप्टर समुच्चय का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है समुच्चय का पूरक। बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लास में समुच्चयों पर संक्रियाएं करवाई थी, जिसमें हमने समुच्चयों का सम्मिलन करना, उनका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना और समुच्चयों का अंतर ज्ञात करना सिखाया था। अब आज की इस क्लास में बच्चों मैं आपको सबसे पहले वेन आरेख के बारे में बताऊंगा, देन उसके बाद हम किसी समुच्चय का पूरक ज्ञात करना सीखेंगे। बेटा, आज की आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यार आज आप जो पढ़ने वाले हो ना, उससे एक क्वेश्चन आपके 11th के स्कूल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। सो सभी बच्चों को ध्यान से मन लगा करके आज की इस क्लास को अटेंड करना है। बेटा, ये टॉपिक ना केवल क्लास 11th के स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके अलावा ये वाला टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाएं लाइक जेई एनडीए इनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो ध्यानपूर्वक सभी बच्चे आज की इस क्लास को अटेंड करिएगा। अब एक बार जल्दी से जिन बच्चों ने आज की क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाक से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी आज की इस स्पेशल क्लास को। सबसे पहले बच्चों मैं आपको इस चैप्टर की प्रोग्रेस के बारे में बता देता हूं कि यहां पर कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और आगे हम और क्या पढ़ेंगे। सो बच्चों, इस अध्याय के आरंभ में सबसे पहले मैंने आपको समुच्चय और उसके निरूपण के बारे में बताया। फिर हमने समुच्चयों के प्रकार डिस्कस किए, जिसमें मैंने आपको रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उपसमुच्चय, घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में बताया। फिर हमने समुच्चयों पर संक्रियाएं डिस्कस की, जिसके अंतर्गत हमने समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर ज्ञात करना सीखा। तो ये टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आज हम सबसे पहले वेन आरेख के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद हम समुच्चय का पूरक ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, ये बच्चों हम आज पढ़ेंगे। देन इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको कुछ व्यवहारिक प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। वैसे तो ये टॉपिक न्यू एनसीईआरटी में नहीं है और आपके स्कूल एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, बट प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए बेटा हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। सो देखिए बच्चों, मैंने आप सबको पिछली क्लास में समुच्चयों पर संक्रियाओं के बारे में बताया था, जिसमें बेटा हमने 3 संक्रियाएं डिस्कस की थी। पहला था समुच्चयों का सम्मिलन अर्थात यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा था समुच्चयों का सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा था समुच्चयों का अंतर अर्थात डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, चलिए इन तीनों संक्रियाओं को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा देखो, समुच्चयों के सम्मिलन के अंतर्गत हम क्या करते थे। मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई 2 समुच्चय हैं। एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है ए बी सी, एक समुच्चय बी है, इसमें अवयव है बी डी एफ। अब इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन को हम बेटा ए यूनियन बी इस तरीके से दर्शाते हैं, और ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें इन दोनों समुच्चयों के सभी अवयव मौजूद होते हैं। मतलब ये हो जाएगा ए बी सी, पहले ए समुच्चय रख दिया, अब बी समुच्चय रखो, बी ऑलरेडी है, डी एफ। सो ये हो गया बेटा समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन अर्थात ए यूनियन बी। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों मैंने आपको सम्मिलन की संक्रिया के
कुछ गुणधर्म बताए थे, जिसमें बेटा हमारा पहला गुणधर्म था क्रम विनिमय नियम। समुच्चयों का सम्मिलन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। ठीक है। इसके बाद दूसरा गुणधर्म था साहचर्य नियम। इसके अनुसार समुच्चयों का सम्मिलन साहचर्य नियम का भी पालन करता है, अर्थात ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी के। ठीक है। फिर तीसरा गुणधर्म था बेटा कि ए यूनियन फाई बराबर होगा ए के। इसे बच्चों हमने तत्समक नियम बोला था, और फाई जो है वो संक्रिय यूनियन का तत्समक अवयव है। ठीक है। देन इसके बाद हमने वर्गसम नियम पढ़ा। यहां पर मैंने आपको बताया कि ए का यदि हम ए के साथ ही सम्मिलन करेंगे तो हमें ए ही प्राप्त होगा, अर्थात ए यूनियन ए के बराबर होगा। और फिर पांचवा गुणधर्म था कि यदि हम किसी समुच्चय ए का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ सम्मिलन करेंगे तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय प्राप्त होगा। इसको बेटा हम यू का नियम भी कहते हैं। तो ये थे सम्मिलन संक्रिया के 5 इंपॉर्टेंट गुणधर्म। फिर इसके बाद बच्चों हमने बात की समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बारे में। यहां पर बच्चों मैंने आपको बताया कि यदि हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं, एक समुच्चय है ए बी सी, दूसरा समुच्चय बी है, इसमें अवयव बी डी एफ। अब इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जिसे हम ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाते हैं, इसको बेटा इस तरीके से दर्शाते हैं। ये बच्चों एक ऐसा समुच्चय होगा जो कि इन दोनों समुच्चयों के कॉमन अवयवों को लेकर के बनाया गया होगा। तो कॉमन क्या है? ओनली बी। तो ये हो जाएगा बेटा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है। यहां पर बच्चों हमने ये भी देखा था कि यदि हमारे पास कोई दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार के हों कि उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर हो, तो इस केस में बेटा ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। असंयुक्त समुच्चय। फिर इसके बाद बच्चों हमने यहां पर सर्वनिष्ठ संक्रिया के भी कुछ गुणधर्म डिस्कस किए थे, जिसमें पहला गुणधर्म था बेटा हमारा कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। फिर अगला गुणधर्म था साहचर्य नियम कि भाई समुच्चयों का सर्वनिष्ठ साहचर्य नियम का भी पालन करता है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के। फिर इसके बाद हमने फाई और यू के नियम पढ़े। यहां पर पहला फॉर्मूला था कि यदि हम फाई का ए समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें फाई मिलेगा, और यदि हम यू का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें ए मिलेगा। ठीक है। फिर चौथा गुणधर्म था वर्गसम नियम। इसके अनुसार यदि हम किसी समुच्चय ए का उसी के साथ सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो हमें वही समुच्चय मिलेगा, अर्थात ए इंटरसेक्शन ए बराबर होगा ए के। फिर इसके बाद बेटा पांचवा इंपॉर्टेंट गुणधर्म था कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे बच्चों हम वितरण या बंटन नियम कहते हैं। यहां पर बच्चों ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये यूनियन पर वितरित होता है। ठीक है। ओके, तो ये थे सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म। देन इसके बाद बच्चों हमने बात की समुच्चयों के अंतर के बारे में। यहां पर बेटा मैंने आपको बताया कि यदि हमारे पास कोई दो समुच्चय है, मान लो ए है जिसमें अवयव है ए बी सी, और एक दूसरा समुच्चय बी है जिसमें अवयव है बी डी एफ। ठीक है। अब इन दोनों समुच्चयों का अंतर दो प्रकार का होगा, एक तो होगा ए माइनस बी, एक होगा बेटा बी माइनस ए। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ए माइनस बी की। तो ए माइनस बी बेटा एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए समुच्चय के अवयव तो होंगे परंतु बी के अवयव नहीं होंगे।
अर्थात हमें ए समुच्चय में से बी समुच्चय के अवयवों को हटा देना है। तो देखो भाई, ए समुच्चय में ए है, क्या बी में है? नहीं है, तो ये यहां पर आ जाएगा। बी है तो ये नहीं होगा, सी नहीं है तो ये आ जाएगा। तो ये बन गया बेटा ए माइनस बी। सेम ऐसे ही बी माइनस ए एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें बी के अवयव तो होंगे परंतु ए के अवयव नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा बी इधर है उधर है, हट गया, डी और एफ। ये बच्चों यहां पर बन जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चों हम समुच्चयों का अंतर ज्ञात करते हैं। यहां पर बेटा मैंने आपको यह भी बताया कि a माइनस बी कॉमा बी माइनस ए और a इंटरसेक्शन बी ये असंयुक्त समुच्चय होते हैं। ठीक है, तो था मैंने बेटा आपको समुच्चयों के सम्मित अंतर के बारे में भी बताया था। ठीक है, सो यहां तक बच्चों हमने पिछली क्लास में बात की थी। अब आज की क्लास में बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं वेन आरेख के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या होता है? तो बेटा हमारे मैथ के गणितज्ञ हुए थे वेन, उन्हीं के नाम पर बच्चों हमने वेन आरेख इसको बोला। ठीक है, अच्छा उन्होंने किया क्या? उन्होंने बेटा समुच्चय को दर्शाने के लिए कुछ ज्यामितियों का उपयोग किया। जैसे यदि हम सार्वत्रिक समुच्चय की बात करें, सार्वत्रिक समुच्चय, सो इसको दर्शाने के लिए बेटा उन्होंने आयत का उपयोग किया। आयत आकृति है ना एक, तो उसका इन्होंने उपयोग किया सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाने के लिए। ठीक है, और इसके उपसमुच्चय यानी अन्य समुच्चयों को दर्शाने के लिए, अन्य समुच्चयों को दर्शाने के लिए उन्होंने वृत्त का प्रयोग किया। ठीक है, सो इन डायग्राम को ही बेटा उनके नाम पर वेन आरेख बोला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। मान लो एक समुच्चय ए है, इसमें अवयव है 2 3 4। मुझे बेटा इस दी गई इंफॉर्मेशन का वेन आरेख बनाना है। सो कैसे बनाएंगे बच्चों? सबसे पहले तो हम यहां पर बनाएंगे एक आयत। ठीक है, ये आयत दर्शा देगा सार्वत्रिक समुच्चय U को। ओके, अब यहां पर देखो केवल एक ही समुच्चय दे रखा है, तो यहां पर हम केवल एक ही वृत्त बनाएंगे। अच्छा, अब वृत्त अंदर होगा या बाहर होगा? बेटा सार्वत्रिक समुच्चय U है, जो A समुच्चय होगा वो इसके अंदर ही तो होगा भाई। देखो U यानी सार्वत्रिक समुच्चय, मैंने क्या बोला था कि ये ब्रह्मांड की तरह है। अब अन्य जो ग्रह हैं वो उसके अंदर ही तो है ब्रह्मांड के। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहां पर बेटा A समुच्चय अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब A समुच्चय में अवयव क्या है? 2 3 और 4, ये अवयव बेटा, तो इनको आप इसके अंदर लिख दीजिए। 2 3 4 लिख दिए। बचे अवयव कौन कौन से हैं? एक बचा, वो हमने यहां पे लिख दिया। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 बचा, उसको मैंने यहां पे लिख दिया, 6 को मान लो मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों हमने इस दी गई इंफॉर्मेशन का वेन आरेख बना दिया। ठीक है, सो ऐसे बच्चों हम वेन आरेख का निर्माण करते हैं। ओके, क्लियर बेटा? ये हो गया वेन आरेख। आपको बस सिंपल ये याद रखना है कि सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाने के लिए हम आयत बनाएंगे और इसके उपसमुच्चयों अर्थात अन्य समुच्चयों को दर्शाने के लिए हम वृत्त का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा मैं आपको समुच्चयों पर संक्रियाओं के वेन आरेख बनाकर बताता हूं। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पर बच्चों हम बात करते हैं ए यूनियन बी का वेन आरेख।
पहले बेटा हम ए यूनियन बी का वेन आरेख देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो बच्चों, एक तो हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय रहेगा, सो उसके लिए मैंने यहां पर एक आयत बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर दो समुच्चय हैं ए और बी, ठीक है। सो ए समुच्चय तो बेटा मैंने ये बना दिया, ये तो हो गया ए समुच्चय, ठीक है। अब बेटा हो सकता है कि ए और बी के बीच में कुछ कॉमन हो, और यह भी हो सकता है कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहां पर हम दो वेन आरेख के बारे में बात करते हैं। एक तो बेटा ये हो गया, और एक मान लीजिए बच्चों इस प्रकार से है, ठीक है। अब मान लो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो एक तो ये बन गया समुच्चय, और दूसरा बेटा ये बन गया। दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहे, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा। ए यूनियन बी की परिभाषा क्या थी? एक ऐसा समुच्चय जिसमें ए और बी दोनों मौजूद हो। तो ए और बी दोनों मौजूद है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है? वो क्षेत्र है बेटा ये जो मैं पीले कलर से दर्शा रहा हूं। ये क्षेत्र है जिसमें ए और बी दोनों की दोनों है। सो ये बेटा ए यूनियन बी का वेन आरेख बन जाएगा इस वाले केस में, ठीक है। यदि हम इस वाले केस में बात करेंगे तो यहां पर बेटा ये पूरा क्षेत्र होगा ए वाला, और ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा बी वाला, ठीक है। ये मान लीजिए बच्चों ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है। तो यहां पर आपको जो छायांकित भाग नजर आ रहे हैं ना, ये वाले भाग, तो ये बेटा ए यूनियन बी को दर्शाते हैं, ठीक है। ये भाग ए यूनियन बी को दर्शा रहा है। ऐसे बेटा हम समुच्चयों के सम्मिलन का वेन आरेख खींचते हैं। क्लियर? समझ में आ गया बेटा आपको? ये होता है ए यूनियन बी का वेन आरेख, ठीक है। अब बेटा आपने समुच्चयों के सम्मिलन के जो गुणधर्म पढ़े थे ना, आप उन गुणधर्मों को इन वेन आरेख की सहायता से भी समझ सकते हो। देखो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, क्षेत्र तो यही होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे वाले गुणधर्म को छोड़ो। यदि आप सार्वत्रिक समुच्चय के साथ ए का यूनियन करोगे तो आपको सार्वत्रिक समुच्चय मिलेगा। यदि आप फाई के साथ करोगे तो आपको ए मिलेगा, ए के साथ करोगे तो ए मिलेगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्शन के वेन आरेख के बारे में। तो सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख। अब बच्चों हम इसका वेन आरेख समझते हैं, ठीक है। सो यहां पर ये बच्चों मान लीजिए हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय यू है इस प्रकार से। अब मान लो हमारे पास कोई दो समुच्चय हैं ए और बी, और वो इस प्रकार है कि इनके बीच में कुछ कॉमन भी है, ठीक है। ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है। तो ए इंटरसेक्शन बी बेटा, अब यहां पर देखो क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी बेटा क्या होता है परिभाषा से? वह समुच्चय होता है जिसमें ए और बी दोनों के उभयनिष्ठ अवयव मौजूद होते हैं। तो यहां पर ये देखो कि कौन सा क्षेत्र है जो दोनों में आ रहा हो, तो वो क्षेत्र बेटा ये वाला। सो ये बच्चों ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख, ठीक है। अब बेटा आपने ए इंटरसेक्शन बी के अंतर्गत वितरण या बंटन नियम पढ़ा था। चलिए उस नियम को हम वेन आरेख की सहायता से समझते हैं। क्या था भाई वो नियम? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी
यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है बेटा। इसको हम बच्चों वेन आरेख की सहायता से समझते हैं। तो यहां पर मान लीजिए हमारे पास में एक सार्वत्रिक समुच्चय है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर बेटा तीन समुच्चय हैं ए, बी और सी। ए मान लो ये है, बी मान लीजिए बेटा ये है, और सी मान लीजिए बच्चों ये है, ठीक है बेटा। ये यहां पर तीन समुच्चय हैं ए, बी और सी। अब सबसे पहले ये देखो कि बी यूनियन सी क्या है। पहले बी यूनियन सी यहां पर देखो, तो बी और सी दोनों होने चाहिए। ये जो बेटा मैं व्हाइट लाइन से कर रहा हूं ना, ये है बी यूनियन सी। पहले मैंने पूरा सी ले लिया, अब मैं लूंगा पूरा बी। ठीक है, ये हो गया बी यूनियन सी। अब बेटा मुझे इस समुच्चय का ए के साथ में इंटरसेक्शन लेना है। तो कौन सा क्षेत्र है जो ए में भी आ रहा हो और बी यूनियन सी में भी आ रहा हो? तो वो बेटा हो जाएगा ये वाला क्षेत्र जो मैं पीले कलर से दर्शा रहा हूं, ठीक है, जो बेटा मैं पीले कलर से यहां पर दर्शा रहा हूं, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब बनाते हम इसका वेन आरेख, ठीक है। सो इसके लिए बच्चों मैं फिर से यहां पर एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाता हूं। फिर से बेटा मैं यहां पर तीन समुच्चय बनाता हूं ए, बी और सी। ए समुच्चय ये रहा, बी समुच्चय बेटा ये रहा, और सी समुच्चय बेटा ये रहा, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बेटा ये वाला क्षेत्र, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी क्या रहा? ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा बेटा, इसको मैं दूसरे कलर से करता हूं, ए इंटरसेक्शन सी, ए भी हो सी भी हो, तो वो बेटा ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों क्षेत्रों का यूनियन लेना है, मतलब इन दोनों ही क्षेत्रों को शामिल करना है, तो वो हो जाएगा बेटा ये वाला क्षेत्र जिसमें दोनों की दोनों हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, पीले रंगों को देखो ध्यान से, दोनों सेम ही तो हैं, ठीक है। सो वेन आरेख की सहायता से बेटा हम बंटन या वितरण नियम को सत्यापित कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर, सभी को समझ में आ गया? चलिए, अब इसके बाद बच्चों हम समुच्चयों के अंतर का वेन आरेख बनाते हैं, ठीक है। तो दो हमारे हो गए, तीसरा समुच्चयों का अंतर। अब इसका वेन आरेख देखिए बच्चों कैसा बनेगा। सो मान लीजिए यहां पर ये बेटा एक सार्वत्रिक समुच्चय है U, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर दो समुच्चय हैं, मान लो एक समुच्चय A ये रहा, दूसरा समुच्चय B ये रहा, मान लो इनके बीच कॉमन भी है, ठीक है। अब मुझे यहां पर A माइनस बी बताना है। सो A माइनस बी क्या होगा बेटा? A माइनस बी एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें केवल A होगा, B नहीं होगा। तो देखो A माइनस बी क्या हो जाएगा? A माइनस बी होगा बेटा ये वाला क्षेत्र, केवल बच्चों A होगा, B बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर देखो जो मैंने पीले कलर से दर्शाया है ये बेटा बनेगा A माइनस बी, ओके। अच्छा, यहां पर B माइनस ए क्या होगा? सो B माइनस ए हो जाएगा बेटा ये वाला चित्र,
केवल बी होगा, ए बिल्कुल भी नहीं होगा, वो होगा बी माइनस ए। सो ये जो बच्चों मैंने अभी दर्शाया है ये बनेगा बी माइनस ए, हरे कलर से जो मैंने दर्शाया है, ठीक है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बीच का क्षेत्र है ये हमारा क्या था, अभी मैंने आपको बताया ये था ए इंटरसेक्शन बी। आप बच्चों यहां पर भी देख सकते हो कि इन तीनों क्षेत्रों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब तीनों असंयुक्त समुच्चय हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये होता है बेटा समुच्चयों के अंतर का वेन आरेख। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समुच्चय की तीनों संक्रियाओं के वेन आरेख अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है समुच्चय का पूरक अर्थात कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब देखो समुच्चय का पूरक क्या होता है बच्चों, आपने ये पूरक शब्द है ना काफी बार सुना होगा। जैसे कि यार आप लोगों को घर पर आपके मम्मी पापा या आपके रिलेटिव्स डांटते रहते हैं कि तू अपने भाई या बहन का पूरक है, मतलब तेरे गुण और तेरे भाई या बहन के गुण मैच नहीं करते हैं, तो उनका जस्ट उल्टा है। जैसे मान लो आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है और आप बिल्कुल ठस हो, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। सो आपसे क्या कहा जाता है घर पे कि तू तो अपने भाई का पूरक है, भाई तेरा भाई तो इतना पढ़ाई कर रहा है, तेरी बहन इतनी पढ़ाई कर रही है और तू कुछ भी नहीं करता है, जस्ट अपोजिट है। सो अपोजिट का मतलब ही बेटा पूरक होता है, ओके। अच्छा अब देखो समुच्चय के पूरक का क्या मतलब है, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय U है, इसमें बेटा अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यह हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय U है। अब बेटा यहां पर मैंने एक समुच्चय A लिया जिसमें अवयव है मान लो 2 4 6 8, ठीक है। अब यदि बच्चों यहां पर मैं आपसे पूछूं बताओ U माइनस ए क्या होगा, तो देखो आपका आंसर क्या आएगा। भाई U में से आपको A हटाना है, U समुच्चय में से A समुच्चय के अवयव को हटाना है, तो 2 4 6 8 आपने हटा दिए, क्या मिलेगा आपको 1 3 5 7। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये एक ऐसा समुच्चय है जो कि ए के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। भाई ए का इससे कोई नाता नहीं है, ठीक है। ए में जो अवयव है वो यहां पर बेटा नहीं है। अब ये जो नया समुच्चय बनाना, इसी को बच्चों हम बोलते हैं समुच्चय ए का पूरक। इसी को बच्चों हम समुच्चय ए का पूरक कहेंगे, ठीक है। अर्थात समुच्चय ए का पूरक एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव उपस्थित होते हैं। अर्थात ए का पूरक बराबर होता है U माइनस ए के। अब देखो ए के पूरक को हम दर्शाएंगे कैसे, तो इसको दर्शाते हैं बेटा हम या तो ए डैश से या फिर बेटा इसको हम ए सी से दर्शाते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो आगे से बेटा सी हमने ले लिया है, ठीक है। तो या तो ए डैश से दर्शाएंगे या ए सी से दर्शाएंगे। जनरली बेटा हम ए डैश से दर्शाते हैं। तो ये होता है समुच्चय ए का पूरक, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय में से ए समुच्चय के अवयवों को हटाने से प्राप्त होता है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सभी को। चलिए चलो मैं आपको इसे वेन आरेख के माध्यम से भी समझाता हूं। सो मान लीजिए हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय U है जिसका वेन आरेख इस प्रकार है। भाई सार्वत्रिक समुच्चय तो उसको आयत से दर्शाएंगे, ठीक है भाई, ये हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। अब यहां पर बेटा हमारे पास एक समुच्चय A है, ये मान लो बेटा A है, ठीक है। अब देखो बेटा इस ब्रह्मांड में इस A के अलावा और भी स्थान बाकी रहेगा, ठीक है। वो स्थान
ये है, जो मैं येलो कलर से यहां पर दर्शा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो येलो कलर वाला स्थान है बेटा, इसमें देखो ए बिल्कुल भी नहीं है, ये ए का पूरक है। ठीक है, सो ये बेटा हमारे पास ए डैश बन जाएगा। ये है बेटा ए डैश। ठीक है बच्चों, ये ए डैश हो जाएगा। सो ये समुच्चय ए के पूरक का वेन आरेख है। क्लियर, समझ में आ गया बेटा सभी को। चलिए हम एग्जाम्पल सब यहां पर देखते हैं। तो उदाहरण हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास एक सार्वत्रिक समुच्चय U है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और A एक समुच्चय जिसमें अवयव है 1 3 5 7 9। हमें A डैश ज्ञात करना है। बेटा आपको बस सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि A डैश बराबर होगा U माइनस A के। अब सार्वत्रिक समुच्चय में से A समुच्चय के अवयव को आप हटा दीजिए। तो एक वहां पर है, एक को हटा दो, 3 को हटा दो, 5 को हटा दो, 7 को हटा दो और 9 को हटा दो। जो बच गए उनको लिख दो। तो 2 4 6 8 10, ये बेटा ए डैश बन जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चों हम किसी समुच्चय ए का पूरक ज्ञात करते हैं। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप सबको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा, अर्थात आप सबको समुच्चय का पूरक ज्ञात करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं बेटा हम अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण है बेटा उदाहरण नंबर 22। ठीक है, सो यहां पर कहा गया, मान लीजिए कि आपके पास सार्वत्रिक समुच्चय U है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। एक समुच्चय A है जिसमें अवयव 2 3 है, B में 3 4 5 है। आपको यहाँ पर A डैश निकालना है, B डैश निकालना है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है, A यूनियन B ज्ञात करना है और फिर सिद्ध करना है कि A यूनियन B का डैश बराबर होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश के। ठीक है, सो एक ही क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो यार A डैश निकालना है, सो A डैश हो जाएगा U माइनस A के बराबर। सार्वत्रिक समुच्चय में से A समुच्चय के अवयव को हटा दो। A में क्या है 2 और 3, 2 और 3 को हटा दो, क्या बचेंगे 1 4 5 6, ये हो गया बेटा A डैश। ठीक है, ऐसे ही बच्चों B डैश निकाल लीजिए। B डैश होगा U माइनस में B। सार्वत्रिक समुच्चय में से B समुच्चय के अवयव को हटा दो। B समुच्चय में 3 4 5 है, उनको हटाओगे तो 1 2 6 बच जाएगा। ये आगे बेटा B डैश। ठीक है, अब आगे हमें A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है। तो अब यहां पर देखो A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या होगा भाई, A डैश और B डैश में कौन कौन से अवयव कॉमन है। तो एक यहां पर आ रहा है, वहां पर भी आ रहा है B डैश में, तो एक तो एक कॉमन आ गया। 4 यहां पर है, यहां पर नहीं है, 5 यहां पर है, यहां पर नहीं है, 6 यहां पर है, वहां पर भी है। तो ये बेटा हमारे पास A डैश इंटरसेक्शन B डैश हो गया। ठीक है, अच्छा इस प्रश्न में आगे हमें A यूनियन B ज्ञात करना है। अब देखो A यूनियन B क्या होगा, A के भी अवयव होंगे और B के भी अवयव होंगे। तो A के अवयव है 2 3, B के अवयव है 3 4 5, 3 ऑलरेडी है, 4 और 5, ये हो गया A यूनियन B। ठीक है, सो ये भी बच्चों हमने ज्ञात कर लिया। अब यहां पर बेटा हमें सिद्ध करना है कि A यूनियन B का डैश बराबर होगा A डैश इंटरसेक्शन B डैश के। अच्छा अब यहां पर देखो बेटा A यूनियन B का डैश क्या होगा, तो ये बराबर होगा U माइनस A यूनियन B के, ये हो जाएगा। अब सार्वत्रिक समुच्चय में से A यूनियन B के अवयव को हटा दो। A यूनियन B में है 2 3 4 5, तो इनको आप यहां पे हटाओगे, क्या मिलेगा 1 और 6। सो ये आ गया A यूनियन B का डैश। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, A यूनियन B का डैश और A डैश इंटरसेक्शन B डैश दोनों बराबर हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि A यूनियन B का डैश बराबर है A डैश इंटरसेक्शन B डैश के।
यही बच्चों मुझे इस प्रश्न में सिद्ध भी करना था। ये बेटा मैंने सिद्ध कर दिया। क्लियर? मुझे उम्मीद है आप सबको बेटा ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? चलिए अब यहां पर देखो बेटा, हमारे पास एक गुणधर्म आया कि ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक्चुअलिटी में बच्चों हमारे एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ हुए थे डी मॉर्गन, जिन्होंने समुच्चय में 2 नियम दिए थे। उनमें से पहला नियम बेटा यही था कि ए यूनियन बी का पूरक ए के पूरक और बी के पूरक का सर्वनिष्ठ होता है। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो ये बच्चों एक समुच्चयों के पूरक का गुणधर्म हो गया। और क्या क्या गुणधर्म हो सकते हैं समुच्चयों के पूरक के, चलिए उसके बारे में अब हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है, सो पूरकों के बच्चों में यहां पर कुछ गुणधर्म लिखते हैं। पहला गुणधर्म देखिए बेटा, पहला गुणधर्म है द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम। अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है हमसे कि यदि आप किसी समुच्चय ए का पूरक ज्ञात करो और फिर उसका पुनः पूरक निकालो तो वो ए समुच्चय के बराबर होगा। ठीक है, ए डैश का डैश बेटा ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप बेटा इसको ऐसे समझ सकते हो, इसकी उत्पत्ति मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, उत्पत्ति देखिए बेटा, देखो बच्चों ए डैश का डैश ये बराबर होगा u माइनस में ए डैश के, और बेटा ए डैश क्या होगा? ए डैश बराबर होगा u माइनस में ए के। तो घटाओगे ये हो गया u माइनस यू प्लस ए, तो यहां से क्या आ गया ए। यार ये तो हमने ना नॉर्मल तरीके से देख लिया। ओके, चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको सिद्ध करते हैं। मान लीजिए बेटा हमारे पास u है, इसमें अवयव है 1 2 3 और 4। समुच्चय a है, इसमें अवयव है 2 और 3। ठीक है, अब यहां पर देखो a डैश क्या होगा? ये होगा u माइनस ए, मतलब u में से a के अवयव को हटा दो, तो 2 और 3 हटा दोगे आप, क्या मिलेगा? 1 और 4। अब हम इसका भी पूरक ज्ञात करते हैं, तो ये बराबर होगा u माइनस ए डैश। u में से ए डैश के अवयव को हटा दो, अर्थात 1 और 4 को हटा दोगे तो बचेगा क्या? 2 3। क्या है बेटा? ये ए समुच्चय। ठीक है, सो ए डैश का डैश बेटा ए समुच्चय के बराबर होगा। ठीक है, आप बेटा इसे वेन आरेख के द्वारा भी सत्यापित कर सकते हो। ओके, क्लियर? ये बच्चों पूरकों का पहला गुणधर्म था। इसके बाद अब चलते हम सेकंड गुणधर्म पर, और सेकंड गुणधर्म है डी मॉर्गन के नियम। डी मॉर्गन्स नियम। बेटा इन नियमों को लिखाऊं मैं, उससे पहले आप सब इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि बेटा इससे 99% आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, 99% बच्चों इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि डी मॉर्गन के नियम लिखिए, या फिर आपसे कहेगा कि डी मॉर्गन के नियमों को सत्यापित कीजिए। ठीक है, सो डी मॉर्गन के क्या क्या नियम है चलो मैं आपको बताता हूं। सो यहां पर बेटा पहला नियम है ए यूनियन बी, इसका पूरक बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ये बच्चों पहला नियम है। ठीक है, अच्छा बेटा देखो बच्चों, इस नियम का सत्यापन हमने एग्जाम्पल द्वारा पिछले उदाहरण में ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है बच्चों, इसका सत्यापन हम वेन आरेख की सहायता से भी कर सकते हैं। अब उसे मैं आपको आगे कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करिए, सब्र का फल बेटा आप सब जानते हो मीठा होता है। ठीक है, सो इसका सत्यापन मैं आपको बाद में कराऊंगा। ओके, अच्छा इसके बाद दूसरा इसमें होता है बेटा, दूसरा नियम होता है ए इंटरसेक्शन
बी का डैश, ये बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। ठीक है, ये बेटा ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। ओके बच्चों, क्लियर। तो ये बेटा डी मॉर्गन के दो नियम हैं। चलो अब हम इनका वेन आरेख के द्वारा सत्यापन देखते हैं। ठीक है, सो यहां पर बच्चों सबसे पहले मैं बना रहा हूं एक सार्वत्रिक समुच्चय। ये बेटा मैंने सार्वत्रिक समुच्चय U बना दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक समुच्चय A ये बनाया, एक दूसरा समुच्चय B बेटा मैंने ये बना दिया। ठीक है बच्चों, ये मैंने यहां पर बना दिए। ओके, ठीक है भाई। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर देखो बेटा, पहला गुणधर्म क्या है? पहला गुणधर्म है ए यूनियन बी का डैश। अच्छा, पहले देखो ए यूनियन बी यहां पर क्या होगा? ए यूनियन बी देखिए बेटा पहले क्या होगा। सो ए यूनियन बी हो जाएगा बच्चों हमारे पास ये वाला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र बेटा ये होगा ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? फिर ए यूनियन बी का डैश हो जाएगा बेटा ये वाला क्षेत्र जो मैं व्हाइट कलर से दर्शा रहा हूं। इसमें ए यूनियन बी शामिल नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, सो ये जो व्हाइट कलर से मैंने दर्शाया ये हो गया ए यूनियन बी का डैश। ओके, ये जो मैंने येलो कलर से दर्शाया ये है ए यूनियन बी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसे हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर लेकर के आना है। ठीक है, सो फिर से बच्चों मैं वेन आरेख बनाता हूं। ये U है मान लो क्या है ये। ठीक है, अच्छा ये बेटा एक समुच्चय A है, ये दूसरा समुच्चय B है। ठीक है, अब यहां पर बेटा पहले मुझे A डैश लिखना है। सो देखो A डैश क्या बनेगा? A डैश बेटा ये हो जाएगा A को छोड़कर बाकी सारे। ठीक है, और बी डैश क्या होगा? बी डैश हो जाएगा बेटा बी को छोड़कर बाकी सारा। ये हो जाएगा बी डैश जो मैंने पीले कलर से दर्शाया। ठीक है, देखो इस कलर से जो दर्शाया वो तो है ए डैश, और जो पीले कलर से मैंने दर्शाया है वो है बेटा बी डैश। अब मुझे ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का कॉमन क्षेत्र बेटा यहाँ पर देखिए क्या है, किसमें दोनों की दोनों आ रहे हैं, तो वो बेटा हमारा ये वाला क्षेत्र है जो मैं व्हाइट कलर से दर्शा रहा हूं। इसमें बेटा ये दोनों की दोनों मौजूद हैं। ठीक है, सो ये बेटा बन जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ध्यान से देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी का डैश ये दोनों ही क्षेत्र बेटा सेम है। ठीक है, सो इस तरीके से वेन आरेख के द्वारा हमने इसे भी सत्यापित कर दिया। अब बारी आती है सेकंड की। ठीक है, चलिए इसको भी हम सत्यापित करते हैं। ओके, सो इसके लिए बेटा फिर से मैं यहां पर इसी तरीके से वेन आरेख बनाता हूं। ये मान लो U है, यहां पर बेटा हमारे पास एक समुच्चय A ये है, एक दूसरा समुच्चय B बेटा ये है। ठीक है, अब यहां पर हमें A इंटरसेक्शन B का डैश ज्ञात करना है। अच्छा, A इंटरसेक्शन B देखो क्या है, तो A इंटरसेक्शन B तो बेटा ये है A इंटरसेक्शन B। अब इसका पूरक क्या होगा?
सो इसका पूरक हो जाएगा बेटा अब ये वाला क्षेत्र। ठीक है, जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है, ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का डैश आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम यहां पर फिर से ऐसा ही एक वैन आरेख बनाएंगे। ये हो गया यू और ये हो गए हमारे दो समुच्चय ए और बेटा बी। ओके, अब यहां पर बच्चों पहले देखिए ए डैश क्या होगा। ए डैश देखिए बेटा, ए डैश हो जाएगा ए के बाहर वाला क्षेत्र, यानी कि ये वाला क्षेत्र। ये तो हो गया बेटा ए डैश। बी डैश देखिए बच्चों क्या होगा, बी डैश हो जाएगा बेटा बी के बाहर वाला क्षेत्र, यानी कि ये वाला हो जाएगा। अब बेटा मुझे यहां पर इन दोनों का सम्मिलन करना है, तो इन दोनों का क्षेत्र जो भी है ना उसको शामिल कर दो, तो वो क्या बनेगा, वो बेटा ये सारा क्षेत्र बन जाएगा, जिसमें दोनों की दोनों, केवल ये हिस्सा छूट जाएगा जिसमें कुछ भी कलर नहीं है, बाकी पूरा की पूरा आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो वाइट है ये है ए डैश यूनियन बी डैश। अब यहां पर बच्चों आप ध्यान से देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो आया और ए डैश यूनियन बी डैश जो आया वो दोनों समान है। ठीक है, सो वैन आरेख से बेटा हमने दूसरा डी मॉर्गन का नियम भी सत्यापित कर दिया। ओके, आप चाहो एग्जाम्पल से भी इसको सत्यापित कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते बेटा हम पूरकों के तीसरे गुणधर्म पर। तीसरा गुणधर्म है फाई डैश और यू डैश का नियम। ठीक है, देखो बेटा यदि आप रिक्त समुच्चय का पूरक ज्ञात करोगे तो ये यू के बराबर आएगा, यदि आप यू का पूरक निकालोगे तो ये बेटा फाई के बराबर आएगा। ठीक है, सो ये बेटा तीसरा गुणधर्म था। ओके बच्चों, क्लियर बेटा तीसरा गुणधर्म भी, कि यदि आप किसी रिक्त समुच्चय का पूरक ज्ञात करोगे तो वो सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होगा, और यदि आप सार्वत्रिक समुच्चय का पूरक ज्ञात करोगे तो वो रिक्त समुच्चय के बराबर में आ जाएगा। क्लियर, ये बेटा पूरकों का तीसरा गुणधर्म था। क्लियर, समझ में आ गया ना सभी को? क्लियर है ना बेटा? अच्छा, अब इसके अलावा हमें और यहाँ पर कुछ भी बात नहीं करनी। ठीक है, और तो क्या ही करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा आपके पूरकों के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म थे। ठीक है, चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को सॉल्व करना। सो एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है। यहाँ पर बच्चों हमसे कहा गया है कि मान लीजिए सार्वत्रिक समुच्चय यू ये है, ए ये है, बी ये है और सी ये है, तो हमें निम्नलिखित को ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं पहले वाले के बारे में। ठीक है, ए डैश के बारे में। ठीक है, सो यहां पर बेटा ए डैश क्या होगा, ये बराबर होगा यू माइनस ए के, मतलब यू में से ए के अवयवों को हटा दो, तो 1 2 3 4 है, इनको हटा दोगे, ये आ गया 5 6 7 8 9, ये बेटा ए डैश आ गया। दूसरे पार्ट में हमें
बी डैश ज्ञात करना है, ये बराबर होगा u माइनस बी के। अब u में से b के अवयव को हटा दो, b में है 2 4 6 8, तो ये 1 3 5 7 9, ठीक है, ये आ गया बी डैश। अब आगे हमें a यूनियन c का डैश निकालना है, तो तीसरे पार्ट में बेटा हमें ज्ञात करना है a यूनियन c का डैश, जो कि बराबर होगा u माइनस a यूनियन c के। अब हमें a यूनियन c बेटा पहले निकालना पड़ेगा। सो a यूनियन c देखो क्या होगा, a और c का सम्मिलन करो, तो पहले a के अवयव को लिख दो 1 2 3 4, फिर c के अवयव को लिखो 3 4 ऑलरेडी लिख चुके, 5 और 6। अब देखो a यूनियन c का डैश क्या हो जाएगा, तो u में से 1 2 3 4 5 6 को हटा दो, तो बच गए 7 8 9, ये आ गया a यूनियन c का डैश। अब इसमें चौथे पार्ट में आ गया a यूनियन b का डैश, a यूनियन b का डैश, ये बराबर होगा बेटा u माइनस a यूनियन b के। अब a यूनियन b बच्चों में पहले यहां पर ज्ञात करना पड़ेगा, तो a और b का सम्मिलन करो, a में है 1 2 3 4, b में है 2 4 पहले ले लिए, 6 और 8, तो ये a यूनियन b। अब इसका पूरा ज्ञात करेंगे, तो a यूनियन b का पूरक हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 गए, तो 5 बच गया, 7 बच गया और 9 बच गया, ठीक है। तो a यूनियन b का डैश भी आ गया। 5वें पर आ जाओ, a डैश का डैश, 5वें पर आ जाओ a डैश का डैश, तो a डैश का डैश बराबर होगा u माइनस a डैश के। u में से बेटा a डैश के अवयव को आप हटा दीजिए, a डैश में क्या अवयव है 5 6 7 8 9, इनको हटा दोगे तो ये आ गया 1 2 3 4, देख लो बेटा a समुच्चय ही आपका आ गया, ठीक है। इसके बाद छठा है b माइनस c का डैश, सो b माइनस c का डैश बराबर होगा u माइनस b माइनस c के। अब पहले बेटा मुझे b माइनस c ज्ञात करना पड़ेगा, तो b समुच्चय में से c समुच्चय के अवयव को आप हटा दीजिए, b में से c के अवयव को हटा दो, तो 2 c में नहीं है तो 2 आ जाएगा, एक तो 4 c में हटा दो, 6 भी है c में, इसको भी हटा दो, बचेगा केवल 8, यह आ गया b माइनस c। अब देखो b माइनस c का डैश क्या होगा, तो भाई b माइनस c के अवयव को हटा दो, 2 और 8 को हटा दो, तो 1 3 4 5 6 7 और 9, ये हो जाएगा बेटा b माइनस c का डैश, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आपको इस प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करना है, ऐसे आपको समुच्चयों के पूरक ज्ञात करने हैं, क्लियर। चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 और 3 बेटा बहुत ही सिंपल है, उनको आप खुद से कर लीजिएगा। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को, और ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बच्चों ये क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में पूछा गया है। आपको बता दूं बेटा कि जब मैं खुद क्लास 11th में था तभी भी ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक यू दे रखा है, हमें ए समुच्चय दे रखा है, बी समुच्चय दे रखा है, हमें सत्यापित करना है कि ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, और सेकंड पार्ट में सत्यापित करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश के। देखो कैसे सत्यापित करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं ए डैश, जो कि बराबर होगा u माइनस ए के। सो यहाँ पर बेटा ए डैश बन जाएगा, ए के अवयव को हटा दो 2 4 6 8 को, तो 1 3 5 7 9 होगा, ठीक है। बी डैश ज्ञात करेंगे, ये बराबर हो जाएगा u माइनस बी के, तो बी डैश बराबर हो जाएगा u में से b के अवयव को हटा दो 2 3 5 7 को, तो 1 आ गया, 2 3 गया, 4 बच गया, 5 गया, 6 बच गया, 7 गया, 8 और 9 आ गया, ये हो गया बेटा बी डैश, ठीक है। अब पहले पार्ट में बच्चों में ए यूनियन बी ज्ञात करना है। चलो हम यहाँ पर ए यूनियन बी निकालते हैं। ए और बी का सम्मिलन करो, तो हो गया 2 4 6 8, पहले ए के अवयव लिख दी, अब बी के लिखो, तो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3 लिख दो, 5 लिख दो और 7 लिख दो,
ये हो गया ए यूनियन बी। अब बेटा मैं ए यूनियन बी का डैश ज्ञात करना है जो कि बराबर होगा यू माइनस ए यूनियन बी के। तो यू में से ए यूनियन बी के अवयव को आप हटा दीजिए। तो 2 4 6 8 3 5 7 को हटा दो, एक बचेगा, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, 8 गया, 9 बचेगा। ये आ गया ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, अच्छा अब निकालो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, ए डैश और बी डैश में क्या क्या कॉमन है, एक तो एक कॉमन है, 3 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है वहाँ पर नहीं है, 9 दोनों जगह है तो 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का डैश बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। सो पहला वाला तो बच्चों यहाँ पर सत्यापित हो गया है। ठीक है, अच्छा अब दूसरे में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या क्या कॉमन है, एक तो भाई 2 कॉमन है, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, केवल 2 कॉमन है। ठीक है, अब इसका में पूरक ज्ञात करना है। सो ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। यू में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दो, मतलब 2 को घटा दो, क्योंकि 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे बेटा ए डैश यूनियन बी डैश को। देखो ए डैश और बी डैश का सम्मिलन करते हैं। तो पहले ए डैश के अवयवों को लिख दो, 1 3 5 7 9। अब बी डैश के अवयवों को लिखिए, तो 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 लिख दो, 6 लिख दो, 8 और 9, 8 लिख दो, 9 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इन दोनों समुच्चयों को ध्यान से देखिए, 1 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है। मतलब दोनों समुच्चयों में समान अवयव हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश के। तो ये भी बच्चों हमने यहाँ पर सत्यापित कर दिया। ठीक है बेटा, सो इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप सबको ये वाला प्रश्न अच्छे से एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज की क्लास को हम पे स्टॉप कर देंगे। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वैन आरेख खींचिए। अब बेटा यहाँ पर देखो, मैं ए यूनियन बी के डैश का बनाना है वैन आरेख, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी के डैश का बनाना है, और ए डैश यूनियन बी डैश का बनाना है। ठीक है यार, इनके वैन आरेख है ना, मैं आपको पहले ही बनवा चुका हूँ। देखो कहाँ बनवाए थे बेटा, ए यूनियन बी के डैश का बनवाया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का बनवाया, ए इंटरसेक्शन बी के डैश का बनवाया, और ए डैश यूनियन बी डैश का बनवाया। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को बच्चों मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। आप खुद से बेटा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा दोबारा से। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क छोड़ता हूं। ठीक है, बाकी जितने भी एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन बच रहे हैं उन्हें भी आप खुद से कर लीजिएगा। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आज की इस क्लास में हमने समुच्चयों के पूरक के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है बेटा कि आप सभी को समुच्चय का पूरक ज्ञात करना अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साथ में बच्चों आप सबको वैन आरेख का निर्माण करना भी अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आज की इस क्लास को बच्चों में पे स्टॉप करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यदि हम न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो उसके हिसाब से तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, बट ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बेटा अभी एक टॉपिक शेष है, उससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, सो यार मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार आप सब इस क्लास को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बेटा, बाय बाय।